हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जो अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एमपी कांस्टेबल के 2017 के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसमें हम ऑलरेडी अभी कितने 8 पेपरों का टोटल 8 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 9वें पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इस पेपर को आपको जैसा कि पता है कि हर बार हम क्या कर रहे हैं भाई, डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट में एक पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि भाई जो आपका 2017 का ये पेपर था ना, इसमें मिनिमम 40 और मैक्सिमम 44 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अपन कैसे कर रहे हैं, पार्ट वाइज। हर पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में अपन 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इसके बाद थर्ड पार्ट में भी 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं, और जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं भाई, उसमें हम जितने भी लास्ट क्वेश्चन बचते हैं उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। फोर्थ में अगर आपके 10 से 14 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पेपर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 8 पेपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। देखने के लिए आपको बता दें माध्यम क्या रहेगा, तो आपको जो हमारा YouTube चैनल है स्टडी अड्डा के नाम से, उस पर जाना पड़ेगा। उसको आप सब्सक्राइब करें। स्टडी अड्डा नाम से है भाई, स्टडी अड्डा पे आप जाइए। ठीक है, स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको सेम लोगो रहेगा, एमपी पुलिस आरक्षक। 23 अगस्त का ये पेपर है। वहाँ आपको 22 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त और 19 अगस्त ये 3 पेपर और पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, आपका जो आगामी एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इन पेपर को यदि आप देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशन को आप देख लेते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन हुआ है वो काफ़ी डीपली हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई 22 के बाद ये 23 अगस्त का जो पेपर है, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन लिखा है, 2 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी संख्या में 2 घटा दिए जाए तो उन संख्याओं का औसत कितना होगा। तो चलिए इसको पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। कैसे? जैसे हमने बोला एक संख्या ली हमने 4 और एक संख्या ली हमने 6, 2 संख्या ले ली। हमने कहा भाई इनका औसत बताइए। तो आप जानते हैं कि औसत कैसे निकालते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखें। पुराने जो पेपरों का सॉल्यूशन हुआ है उनको जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर औसत के बारे में काफ़ी डीपली डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देखिए, औसत हम जानते हैं क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, यानी कि जो भी आपको नंबर्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उनका सम, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2 नंबर हैं। तो आप देखिए औसत क्या निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे सर 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। तो अगर हमने 2 नंबर लिए, कौन से, 4 और 6, इनका औसत निकाला, कितना आया, 5। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि समान संख्या एक में घटा दें और इसमें समान संख्या जोड़ दें। तो अगर हम 4 जो थी उसमें हमने क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया, और 6 जो हमारी संख्या थी इसमें से हमने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक संख्या में 2 जोड़ देते हैं और एक में से 2 घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये जो 4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 6 में कन्वर्ट हो गया, और जो 6 है वो किस में हो गया कन्वर्ट, 4 में। तो अब आप बताइए औसत क्या होगा। तो 6 और 4 तो 10 ही होता है, तो औसत वही आएगा कि नहीं, औसत में कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो आप कहेंगे सर ये 5 हुआ और 5 को 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 10 हुआ, सॉरी, और 10 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना, 5 ही आया। तो जब अगर आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे यहाँ पर 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि उनका औसत 24 है। एक संख्या में क्या कर रहे हैं आप, 2 की वृद्धि कर रहे हैं और एक संख्या में 2 घटा देते हैं, तो औसत में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हमने ये प्रूव कर लिया। तो औसत क्या रहेगा भाई, 24 ही रहेगा। तो हमारी जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 24 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि अगर 2 संख्याएं का औसत आपको जो भी दिया है उसमें से एक में अगर आप जितने की वृद्धि कर रहे हैं और दूसरे में आप उतना ही घटा रहे हैं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक संख्या के अंकों का योग संख्या से 18 कम है, ठीक है, तो संख्या के दहाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है। एक संख्या के अंकों का योग संख्या से 18 कम है। देखिए अगर 2 देखते ही आपको बात समझ में आ रही है तो वो संख्या हमें दिख रही है क्या,
अगर हम बोलें कि एक संख्या के अंकों का योग संख्या से 18 कम है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली संख्या ऐसी कौन सी आएगी? 20। 20 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का यदि आप योग करते हैं, किसका योग करते हैं? अंकों का योग। अंकों का योग अगर आप करते हैं तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 + 0 यानी कि 2। तो एक संख्या के अंकों का योग संख्या से 18 कम है। तो अब देखिए, अगर आप 20 में से उसके अंकों के योग को घटाते हैं तो कितना आया? 18 आया कि नहीं? यानी कि जो संख्या के अंकों का योग है वो संख्या से 18 कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारी अगर संख्या पूछ लेते तो वो संख्या 20 है, लेकिन उन्होंने बोला है कि उस संख्या का दहाई का अंक कौन सा है। तो ये इकाई अंक होता है राइट हैंड साइड से, ये आपका दहाई। तो दहाई अंक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये तो हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पेपर में इंस्टेंट तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है, हाल के हाल आ जाता है, तो हम आसानी से बता देंगे कि वो संख्या क्या है? 20 है और उसका दहाई का अंक 2 है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है इंस्टेंट तो हम क्या करें भाई? तो हमारे पास उसका क्या होना चाहिए भाई? विकल्प होना चाहिए। तो विकल्प कैसे? इन्होंने बोला एक संख्या के अंकों का योग, तो वो संख्या हम मान लेंगे। संख्या क्या होती है? 2 अंकों की संख्या। तो आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या होती है 10 × दहाई अंक, 10 × दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये 2 अंकीय संख्या होती है। अगर यहाँ पर हम इकाई अंक को x मान लेते हैं और दहाई अंक को y मान लेते हैं, तो हमारी संख्या क्या बनेगी? वो 2 अंकीय जो संख्या बनेगी, यानी कि जो नंबर आएगा हमारे पास, वो 10y + x हो जाएगा। ये 2 अंकीय संख्या हो गई। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसके अंकों का जो योग है वो संख्या से 18 कम है। तो अगर हम यहाँ पर अंकों के योग की बात करें, अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा यहाँ पर? तो दहाई का अंक और इकाई का अंक यानी कि x + y, ये होगा। ये जो अंकों का योग है वो संख्या से 18 कम है। मतलब अगर हम संख्या में से क्या माइनस कर दें? अंकों का योग माइनस कर दें। अंकों का योग माइनस करते हैं, बहुत बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं भाई। अंकों का योग माइनस कर दें तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है। संख्या की बात करें तो कितनी है? 10y + x। अंकों का योग कितना है? तो आप कहेंगे सर x + y। माइनस करना है बेटा, तो माइनस का साइन जरूर लगाना है। और माइनस क्या करना है आपको? x + y। यही तो हमारे पास क्या है? अंकों का योग है x + y, और संख्या क्या है? 10y + x, और इनका अंतर कितना? 18। तो अब आप देखिए, जब 10y + x और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का x और माइनस का y इक्वल टू में कितना? 18 हो जाएगा। तो आपका x से x कैंसिल होगा, 10y में से 1 y जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9y इक्वल टू कितना? 18। तो देखिए 9 से ये कट जाएगा 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और 2 क्या था? तो आप कहेंगे 2 था हमारा दहाई का अंक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप किसी भी इक्वेशन में रखें तो आप x का मान नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आपके पास दहाई का अंक 2 आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इकाई का अंक यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई और दहाई का अंक y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो संख्या क्या बन जाएगी? 2 + 0 यानी कि 10। ठीक है। इकाई का अंक यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इकाई का अंक हम निकाल ही नहीं सकते, हमारे पास एक ही इक्वेशन थी। तो अपने जहाँ से हमें क्या मिला? दहाई का अंक। तो वो संख्या कितनी हो गई? 20। तो दहाई का अंक वैसे भी यहाँ से निकल आया, कितना है? 2 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से आप ट्रेडिशनली अप्रोच से भी कर सकते हैं। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है कि कोई ऐसी 6 अंकों वाली संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा निर्मित किया गया, मतलब 3 अंकों वाली एक संख्या, उसको आप यदि रिपीट करके एक 6 अंकों वाली संख्या बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 656 या 486 सदैव निम्न से भाज्य होती है। तो आपको ये बताना है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से सदैव निम्न से भाग होती है। सदैव हमेशा क्या होगा? या तो 6 से या 11 से या 9 से या 7 से किससे विभाजित होगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन जिसको अगर बात समझ में नहीं आई तो पहले तो क्वेश्चन समझ लें। जैसे हमने बोला है कि एक 3 अंकों की संख्या 213 है, ये 3 अंकों की संख्या है। इसको रिपीट करके, इसके 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके आप 6 अंकों की संख्या बना रहे तो वो बनेगी 213। ये जो 6 अंकों की संख्या बनेगी, ये बोल रहे हैं कि बताइए जो 6 अंकों की संख्या इस प्रकार बनती है वो 6 से 11 से 9 से 7 में से किससे सदैव विभाजित होगी, मतलब हमेशा इससे भाग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? डिविजिबिलिटी रूल। तो हम पहले बात करते हैं 6 की विभाज्यता के नियम का।
कोई संख्या 6 से विभाजित तब होगी जब वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी। तो ये 6 की विभाज्यता का नियम है। कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होगी? जब उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीपल हटा लेते हैं हम 9 के, ठीक है, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। अंकों का योग, अगर हम बात करें अंकों का योग, अंकों का योग किससे विभाजित हो जाएगा? अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये 9 की विभाज्यता का नियम है। 6 की विभाज्यता का नियम क्या है कि उस संख्या को 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि 2 की विभाज्यता क्या होता है, 2 की विभाज्यता होता है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? तो 2 की विभाज्यता के लिए अंतिम अंक जो है किसी संख्या के क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 3 से विभाज्यता का नियम सेम होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग किससे? तो 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग विभाजित बाई 3। तो यही 3 की विभाज्यता का नियम है, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 की विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम ये कहता है भाई कि आपका सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित होता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हम कैसे करते हैं? इन सब के लिए हम ये नियम नहीं लगाते हैं, इन सबको हम अलग तरीके से करते हैं। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ और क्लियर कर देंगे। अभी के फिलहाल के क्वेश्चन के माध्यम से जितना आपके लिए जरूरी है उसको हम समझते हुए चलते हैं कि 2 की विभाज्यता का नियम से इधर आपका काम चल जाएगा, 3 की विभाज्यता का नियम का काम इधर चल जाएगा, 9 का इधर चल जाएगा। अब हम 11 के लिए बात करें तो 11 का आप जरूर जान लीजिए कि अगर कोई संख्या आपके पास जैसे ये लिखी है, यानी कि क्या लिखी है? 213, 213। अब हमें चेक करना है कि 11 से विभाजित है नहीं है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाएंगे तो इस जोड़े को 11 से भाग, इसको 11 से भाग और इसको 11 से भाग देंगे। तो जब आप 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 कितना बचेगा? शेषफल 2। जब 32 को आप 11 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 10। 11 कम 11 तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 10। और जो आपके पास शेषफल आया, ये शेषफल कितना हो गया? इन सबको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 22। तो अगर 22 में भी 11 से भाग चला जाता है तो आप कहेंगे रिमाइंडर यहाँ 0 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? शेषफल 0 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? तो आप कहेंगे शेष लफ हो गया ये, तो शेषफल कर लीजिए इसको। तो शेषफल कितना हो गया? तो देखिए शेषफल कितना बच रहा है भाई? तो शेषफल यहाँ 0 बच रहा है। जब 11 से भाग देंगे 22 में तो शेषफल 0 बचेगा, मतलब 11 से भाग चला जाएगा। ये 11 की विभाज्यता का नियम है। और यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि जब 3 अंकों ये एक संख्या को आप क्या करते हैं? दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वो 11 से विभाजित होती है, ठीक है। अब हमें चेक करना है। अभी 7 की बात और कर लेते हैं। 7 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे हमने एक नंबर लिखा 343, तो 7 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक को आप हटा दीजिए। अंतिम अंक को क्या करिए? आप हटा दीजिए। तो जो शेष संख्या बचेगी उसमें जो आपने अंतिम अंक घटाया उसका 2 गुना, तो मतलब 6, इसमें से घटा दीजिए। घटा दिया तो ये किसकी डिविलिटी है? 7 की विभाज्यता का नियम है ये। 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता का नियम है ये। तो जो संख्या बची कितनी? 28। 28 में यदि 7 से भाग चला जाता है तो आप कहेंगे बिल्कुल जाता है। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो यानी कि 343 में भी 7 से भाग चला जाएगा। तो 7 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो अगर हम दोबारा से दोहराएं तो कोई भी संख्या जिसमें आप 7 से भाग देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उसका इकाई का अंक पहले हटा देंगे। इकाई का अंक हटाने के बाद जो आपने इकाई का अंक हटाया है उसका 2 गुना शेष संख्या में से आप घटा देंगे। घटाने के बाद फिर जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसमें यदि आप 7 से भाग लगाते हैं और 7 से भाग चला जाता है तो दी गई संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। ये 7 की विभाज्यता का नियम होता है। ये क्या होता है? आपकी 7 की विभाज्यता का नियम। तो इस प्रकार हमने 6 की विभाज्यता जानी, 11 की विभाज्यता का नियम जाना, 9 की विभाज्यता का नियम जाना और 7 की विभाज्यता का नियम जाना। अब ये बोल रहे हैं कि अगर 3 अंकों की संख्या को दोहराकर आप एक 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वो संख्या सदैव 6 से विभाजित होगी क्या, या 11 से, या 9 से, या 7 से? ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 अंकों की संख्या। जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने ऑप्शन में दिया है वही लें, आप अपने मन से भी ले सकते हैं क्योंकि वो तो हर जगह अप्लाई होगा। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे हमने 3 अंकों की एक संख्या ले ली,
3 अंकों की संख्या ले ली हमने 131, 131। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी, यानी कि ये हमारी संख्या बन गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,31,131। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, 6 की व्यवस्था का नियम। तो आपको पता है 6 की व्यवस्था का नियम कब अप्लाई होगा, जब कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाजित होगी। तो देखिए जो आपकी जो अंतिम अंक है संख्या का, यानी कि 1,31,131 जो हमने संख्या ली, जो कि 3 अंकों की संख्या यानी कि 131 को रिपीट करके बनाई गई। ठीक है, 3 अंकों की संख्या 131 को रिपीट करके बनाई गई, 131 को रिपीट करके बनाई गई। तो देखिए इसका अंतिम अंक 1 है और 2 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो इसमें जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 6 से तो जा ही नहीं सकता, 6 से तो जा ही नहीं सकता। तो यानी कि 6 की व्यवस्था का नियम इस नंबर पर अप्लाई नहीं हो रहा है, हो सकता है दूसरे पर हो जाए, लेकिन अगर दूसरे पे हो रहा है इस पर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इन्होंने बोला सदैव विभाजित हो। सदैव का मतलब हर एक नंबर पर विभाजित होने चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जो 3 अंकीय संख्या के रिपीटेशन से आप 6 अंकीय नंबर बना रहे हैं, 6 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, तो वो सदैव 6 से विभाजित होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो रहा, मतलब आप आगे कोई हो सकता है बन जाए, ऐसा हो सकता है फिर ना बने। तो 6 तो इसमें नहीं आएगा हमारे ऑप्शन में, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो यानी कि 6 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैर बनाएंगे, इसको 11 से भाग देंगे, इसको भी 11 से भाग देंगे और इसको भी 11 से भाग देंगे। तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 शेषफल। 11 से 11 में भाग गया, 0 शेषफल, 11 दूनी 22, तो यहाँ भी कितना बचा, 9 शेषफल। ठीक है, यहाँ 9 नहीं बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, 13 था, हमने 31 समझ लिया उसको। तो यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा आपका 2 शेषफल। अब आपने 9 और 2 और 0 को जोड़ना है, तो कितना है, 11। तो 11 में से तो 11 से भाग जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो अब आप देखिए, जब हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था 213, 213, यानी कि 213 जो 3 अंक की संख्या थी उसको रिपीट करके जैसे हमने 6 अंक की संख्या बनाई थी, तो उस 6 अंक की संख्या में 11 से भाग जा रहा था, इसको भी हमने बनाया तो 11 से भाग गया, मतलब 2 संख्याओं में तो चला गया। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है उनमें और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कितनी है, 656 है, 656, 656, इसमें भी हम भाग देकर देख लेते हैं कि वाकई में 11 का नियम इस पर भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम बात करें, इसमें 11 से भाग दीजिए, 56 में इसमें 11 से भाग दीजिए और इसमें 11 से भाग, तो 11 पंच 65 तो होता नहीं है भाई, 11 छक्का 66 ज़्यादा होता है। तो 11 पंच 55, तो 10 बचेगा शेषफल, 11 छक्का 67, 0 बचेगा, और 11 पंच 55, 1 बचेगा। देखिए 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 में 11 से भाग जाएगा, रिमाइंडर 0। मतलब ये 3 संख्या हमने अभी चेक कर ली जिसमें 11 से तो भाग जा ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। 3 नंबरों में देकर देख लिया। अब 9 की व्यवस्था का नियम और लगाते हैं। जैसे हमने नंबर लिया आपका 131, 131। 9 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है भाई, कहता है कि सभी अंकों को जोड़कर उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो 3 और 1 आप सबको जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10। बताइए 10 में कभी 9 से भाग जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 9 की व्यवस्था का नियम भी इस पे नहीं लग रहा है। ठीक, अब हम आते हैं 7 की व्यवस्था के नियम पर। तो 7 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है, तो वो कहता है भाई अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगना उसमें से माइनस कर दीजिए। तो हम ऐसा करने से अच्छा ये कि 7 से भाग लगा के देख लें। तो हमारे पास नंबर कितना है, 13, 13, 1। ठीक है, ये नंबर है। 7 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 7 एकम 7, कितना बचेगा, 6, तो 61 हो जाएगा। 61 हो जाएगा तो 7 अट्ठे 56, तो कितना बचेगा, 5, तो 51 हो जाएगा। तो 7 7 49, तो 2 बचेगा तो 23 हो जाएगा। 7 3 21, तो बिल्कुल भाई आपका इसमें क्या बच जाएगा, इसमें 2 बचेगा तो 21, बिल्कुल भाग जा रहा है। 7 से इस वाली संख्या में तो भाग जा रहा है। अब हमने ये जो एग्जाम्पल लिया था इसमें और 7 से भाग लगा कर देख सकते हैं। इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, 7 से भाग लगा लेते हैं। तो चलिए इसमें 7 से भाग लगाते हैं। 7 3 21, बिल्कुल भाग जा रहा है। भागना स्टम 0, तो ये 32 हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा। 7 पन्ना 35, 6 बचेगा, 7 नाम 63, बिल्कुल जा रहा है। 7 से इसमें भी भाग जा रहा है। अब 7 से इसमें भाग लगा दीजिए, तो 7 नाम 63, कितना बचेगा, 2, 26 हो जाएगा। 7 21, 5 बचेगा, 56 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, बिल्कुल भाग जा रहा है। फिर 7 अट्ठे 56, बिल्कुल भाग जा रहा है इसमें भी।
तो यहाँ पर हमने देखा कि 11 से भी भाग जा रहा है और 7 से भी, दो दो ऑप्शन हमारे आंसर हो रहे हैं, दो दो ऑप्शन क्या हो रहे हैं हमारे आंसर हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और देख लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास एक और विकल्प दिया है इसमें और देख लेते हैं कि 11 की व्यवस्था लग रही है कि नहीं। तो हमारे पास है 4 8 6 4 8 6, यानी कि 486 को रिपीट करके बनाया। 11 से इसमें भाग, 11 से इसमें भाग और 11 से इसमें भाग। 11 चौक 44, 4 बचेगा शेषफल। 11 पंचे 55 और कितना जोड़ दें उसमें 64 हो जाए तो आप कहेंगे 9 बचेगा। 11 7 77 और कितना जोड़ दें उसमें कि 86 हो जाए तो आप कहेंगे सर 9 जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18 4 22, बिल्कुल 11 से फिर से भाग जा रहा है। अगर हम 7 से भाग लगाते हैं इसमें तो 7 छिंग 42, कितना बचेगा 6, 66 हो जाएगा। 7 नाम 63 तो 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। 7 चौक 28, 6 बचेगा तो 68 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए हमारे पास नंबर क्या है 48 और 64 86, ये हमारे पास नंबर है। अब अगर आप 7 से भाग दे रहे हैं तो आप कहेंगे 7 छिंग 42, कितना बचा 6 तो 66 हो गया। 7 नाम 63, कितना बचा 3 तो 34 हो गया। 7 चौक 28, 6 बचा तो कितना 68 हो गया। 7 नाम 63 तो 5 बचा तो 56 हो गया। 7 8 56, मतलब हमने 4 नंबर लिए 1 2 3 4, इन चारों पर अगर हमने सेटिस्फाई किया तो 7 और 11 से दोनों से भाग जा रहा है, सदैव जा रहा है। तो यानी कि अब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती कि दो दो ऑप्शन हो हमारे पास, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए। ऑप्शन में करेक्शन क्या करना है भाई, तो इतना सा देख लीजिए, ये जो ऑप्शन है बी, इसको आप कर लीजिए 7 और 11, यानी कि 7 और 11, और ये जो ऑप्शन है इसमें डाल दीजिए केवल 7 को, तो 7 और 11 मतलब 7 से भी जाएगा और 11 से भी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपका क्या है 7 और 11। तो आपने ये देखा भाई कि अगर एक 3 अंक की संख्या को रिपीट कर आप एक 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वो 7 और 11 से सदैव विभाजित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है संख्या 986 की पावर 986, यानी कि 986 की घात 986 है का अंतिम अंक आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको याद होगा हमने आपको इकाई के अंक में बताया था, पहली कंडीशन बताई थी कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है 0 1 5 6 है, उस पे पावर आप कितनी भी कर दो, इकाई का अंक सदैव क्या आता है, इकाई का अंक सदैव यही वाले अंक आते हैं। इकाई का अंक क्या आता है, यही अंक आते हैं। और इसको बिल्कुल विस्तार से पढ़ना चाह रहे हैं तो लास्ट वीडियो जरूर देखें, लास्ट जो पेपरों का सॉल्यूशन हुआ है ना, वहाँ इकाई के अंक के बारे में काफ़ी डीपली बताया है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है तो इसका इकाई का अंक यही अंक आते हैं। तो अब आप देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 6 है, उस पर घात कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया ए, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है भाई, अंडर रूट में 243 और अंडर रूट में 867 का मान बताना है आपको कितना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास है कि वर्गमूल के अंदर 243 और वर्गमूल के अंदर आपको दिया है कितना 867, इसको आपको मान बताने की कितना होगा। तो 243 के सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस संख्या से कट रहा है तो आप कहेंगे सर 3 से, 3 8 24 3 एकम 3, 3 से तो आप कहेंगे सर 27 बार, 3 से तो आप कहेंगे सर 9 बार, और 3 से तो आप कहेंगे 3 बार, और 3 से तो आप कहेंगे सर 1 बार। अब देखिए इतनी रामायण अगर पढ़ोगे आप पेपर में तो आपका समय जाएगा। हम ये रामायण पढ़ के भी बताएंगे और आपको शॉर्ट भी बताएंगे, दोनों चीज़ें आपको देखनी है। देखिए हमने देखा कि 243 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 कितने बार 5 बार। इसी प्रकार हम 867 की अगर चर्चा करें, 867 जो संख्या हमारे पास दी है तो इसमें क्या निकलेगा भाई, तो देखिए ये किससे कट रहा है, तो 8 से 14 और 7 21, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, कितना बचा, तो आप कहेंगे 2, तो 26 हो गए, 3 8 24, 3 नाम 27, 289 हो गया। ये 17 से कटता है, 17 से ये कटा, 17 से ये कट गया, 289 17 बार। अभाज्य संख्या से कटेगा, उससे अलावा किसी से नहीं। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर तो आप क्या लिख देंगे कि 243 जो है उसको लिख देंगे आप
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार, और नीचे वर्गमूल में कितना दिया है तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 17 इंटू 17। और आप जानते हैं कि वर्गमूल में से क्या कॉमन आता है, तो वर्गमूल में से जोड़े के रूप में संख्या निकलती हैं, ठीक है। तो जब इनको जोड़े के रूप में आप बाहर निकालेंगे तो 3 ऊपर से, एक 3 ऊपर से, और अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा, नीचे से 17 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या रहेगा 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना 9/17 आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि इस तरीके से अगर आप फैक्टर बनाओगे ना तो आपको थोड़ा सा समय जाएगा, और समय कैसे बचाना है उस चीज़ पर फोकस करना है। जैसे ही आपने यहाँ 3 से भाग दिया तो 81 आ गया, 81 आ गया ना, तो आप इसको कैसे लिखिए, आप इसको लिखिए जो 243 और बटे में कितना था अंडर रूट में 867 था। तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई ये कैसे लिखा जा सकता है, 3 इंटू 81, तो इसको 3 इंटू 81 लिखिए, ठीक है। और ऊपर कितना लिखिए तो आपको पता है 3 इंटू 289, क्योंकि इनके वर्गमूल आप जानते हैं। तो 9 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और 9 का वर्ग 81 होता है, तो ये आपका 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो आपको पता है भाई 17 होता है, और अंडर रूट में कितना 3, तो ये कट जाएगा 3 से 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 9/17 आ गया। किस ऑप्शन में आपके पास दिया है 9/17, तो ऑप्शन सी में आपको दिया है 9/17। क्लियर है बात। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या का घन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या का घन है। देखिए परिमेय संख्या का घन आपको यदि चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा संख्या को, क्योंकि वो ही संख्या घन हो सकती है जिसका आप घनमूल निकाल सकते हैं। ऐसी संख्या जिसका आप घनमूल निकाल सकते हैं वो आपका क्या हो सकती है, घन होगी। और सारी के सारे परिमेय संख्या के रूप में, भाई जो डेसिमल वाले उनका भी आप दशमलव हटाएंगे बटे में, ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो आप जानते हैं कि दशमलव संख्या को भी हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक ऑप्शन से हम चेक करते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि ये परिमेय संख्या का घन है। पहला ऑप्शन हमारा कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 54/128। तो यदि आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं, यदि इसका घनमूल निकल आता है तो ये परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप देखिए ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किससे कट रही है, तो आप कहेंगे 2 से, क्योंकि इसका अंतिम अंक 4 और इसका 8 है, तो 2 से ये 27 बार कटेगा, और 2 से अगर बात करें 2 × 12 2 × 8 तो 64 बार। तो ये अंडर रूट यानी घनमूल के अंदर कितना आ गया आपका 27/64 आ गया। अब देखिए 27 का घनमूल आप जानते हैं कितना होता है 3, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, तो ये आ गया आपका 3, और 4 का घन 64 होता है, तो 64 का घनमूल कितना 4 हो जाएगा 3/4। तो ये परिमेय संख्या ही है, इसका घनमूल निकल गया। तो जब घनमूल निकल गया तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं भाई, देखिए ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी आपको कितना दिया है 50/72, इसका आप घनमूल निकालिए, अगर घनमूल निकल आता है तो ये भी एक परिमेय संख्या का घन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप 2 से इसको कैंसिल करें तो ये 25 बार कैंसिल होगा, 2 से ये 36 बार कैंसिल होगा। तो देखिए घनमूल निकालना है आपको, 25/36 आ गया। 25 का वर्ग तो 5 होता है वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, लेकिन घन के लिए यहाँ 125 और यहाँ 216 होना चाहिए था, तो इसका घनमूल नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन केस हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है अगर मान के चलिए ऑप्शन डी में दिया होता तो आपको ए बी सी चेक करना ही पड़ता ना, तो इनको समझ लीजिए। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो आपको दिया है 0.04, अगर आप इसका पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 4/100, और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/25। अब 1/25 का यदि आप घनमूल निकालते हैं तो बिल्कुल नहीं निकलेगा ये घनमूल, तो ये भी किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है। इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी आपको दिया है कितना 0.004, इसका पॉइंट हटाएंगे अपॉन में कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1000 आएगा। क्या आएगा 1000 आएगा, तो ये आपका 4 कितना हो जाएगा 1000, तो 4 से ही कैंसिल होगा, तो आप कहेंगे 1/25, और ये कितना हो जाएगा 25, 250 यानी कि इसका भी घनमूल नहीं निकलेगा, तो इसका बिल्कुल घनमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता।
तो चूंकि ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो गया तो ये बात तो कंफर्म थी कि बी सी डी में से आपको आंसर नहीं मिलना है। लेकिन इनके इस पेपर में ऑप्शन ए को ऑप्शन डी की जगह डाल दे तो हमें चेक करना ही है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ दिया है एक प्रकाशक अपने वितरक को पुस्तकों पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। वितरक पुस्तक विक्रेता को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और पुस्तक विक्रेता इन पुस्तकों को अंकित मूल्य पर बेचता है। तो वितरक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 लोगों के हाथ से क्या हो रही है, पुस्तक जा रही है। सबसे पहले प्रकाशक मतलब जो पब्लिशर होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशक की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशक की। इसने किसको दी, तो वितरक को। फिर आएगा आपका वितरक, सेकंड नंबर पे कौन आया, वितरक। अच्छा, वितरक ने किसको दी, तो पुस्तक विक्रेता को। किसको दी, तो आप कहेंगे पुस्तक विक्रेता को। तो विक्रेता को दी इसने, किसने, वितरक ने। अब देखिए प्रोसेस क्या चली, उस प्रोसेस को समझिए। इन्होंने बोला कि जो प्रकाशक है वो अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। तो अगर हम अंकित मूल्य मान के चलें कि प्रकाशक ने कितना रुपए प्रिंट रखा उस पुस्तक का, तो अंकित मूल्य हमने मान के चला 100 रुपए। अब 100 रुपए अगर मान के चला तो कितना डिस्काउंट दिया इसने, 30% का डिस्काउंट दिया। 30% का अगर डिस्काउंट दिया तो बात समझ में आ गई कि 100 वाली चीज इसने वितरक को कितने में दी, 70 रुपए में दी। ठीक है, अब 70 रुपए में तो वितरक को मिल गई, लेकिन बात समझिए आगे कि वो बोले वितरक पुस्तक विक्रेता को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। भाई इसको पता है वितरक को, और ये प्रकाशक को पता है कि प्रकाशक ने वितरक को 70 रुपए में दी, और वितरक को पता है कि 100 वाली जो जिस पर प्रिंट 100 था वो हमें 70 में मिली। लेकिन अब आप देखिए ये जो वितरक है वो पुस्तक विक्रेता को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। मतलब इसने खरीदी तो 70 में, तो इसका क्रय मूल्य तो 70 है, लेकिन अंकित मूल्य तो 100 ही है ना। पुस्तक पे तो अभी भी 100 लिखे हैं। तो इसने क्या किया, इस पर कितना डिस्काउंट दिया, इसको 20% का अंकित मूल्य पर। तो फाइनली ये पुस्तक विक्रेता को कितने में मिली, 80 रुपए में मिली। कितने में मिली, 80 रुपए में मिली। अब आगे बात हो रही है कि पुस्तक विक्रेता इन पुस्तकों को अंकित मूल्य पर बेचता है। तो वितरक द्वारा, देखिए अंकित मूल्य पर बेचता है मतलब ये फाइनली कितने में बेचता है, 100 में ही बेचता है। ये फाइनली कितने में बेचता है, ये ग्राहक को, यानी कि कस्टमर। इसीलिए हम किसको बोलते हैं, इसको कस्टमर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। ये कस्टमर क्या कहलाता है, ये कष्ट से ही मरता है। क्योंकि भाई बात क्या होती है, देखो 100 वाली चीज अंकित 30 70 में इनको मिल गई, 80 में इनको मिल गई, लेकिन फाइनली आपको 100 में ही मिली। तो आपको तो कष्ट से ही मरना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और पुस्तक विक्रेता इन पुस्तकों को अंकित मूल्य पर बेचता है। वितरक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत, किसके द्वारा, वितरक द्वारा। तो वितरक को कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है। बताइए वितरक ने कितने की खरीदी थी, 70 रुपए की। तो वितरक का अगर क्रय मूल्य की बात करें कितना है, तो आप कहेंगे 70 रुपए। वितरक ने बेची कितने की, 80 की, क्योंकि 100 प्रिंट था, 80 में बेचा। तो वितरक का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 80 रुपए। मतलब 70 वाली चीज को वितरक ने 80 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया, तो आप कहेंगे सर 10 रुपए का लाभ कमा लिया। तो लाभ कितना कमा लिया वितरक ने, तो वितरक के सापेक्ष बात हो रही है, तो 10 रुपए का लाभ कमाया। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में वितरक का क्रय मूल्य, यानी कि 70 इंटू क्या 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 100/7, यानी कि 14 सही 2/7% का लाभ हुआ किसको, वितरक को। किस ऑप्शन में आपको दिया है 14 सही 2/7, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए ने एक घड़ी 20% के लाभ पर बी को बेची, बी ने 10% के लाभ पर सी को बेची। यदि सी ने 528 रुपये में का भुगतान किया, मतलब सी ने कितने में खरीदी, 528 रुपये में खरीदी, तो ए ने कितना भुगतान किया था, तो ए ने कितने में खरीदी, इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए हम बात करते हैं, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। तो अब देखिए इसको रेशियो में कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से अच्छा है आप 100 से कर लीजिए,
इजी रहेगा। हमने बोला कि 100 रुपये में ए ने खरीदी थी, मतलब ए ने कितना भुगतान किया 100 का। इसने 20% के लाभ पर बेचा, इसने क्या लिया 20% का लाभ लिया उसकी कीमत पर, तो कितने में बेचा बी को 120 में बेचा। अब क्या हुआ, बी ने 10% के लाभ पर सी को बेची, तो सी ने 120 पर कितने का लाभ लिया, तो आप कहेंगे सर 10% का लाभ लिया। तो इसका मतलब अगर आप 120 का कितना निकालना पड़ेगा, आपको 110% निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा 110, क्योंकि 10% का लाभ लेकर बेच रहे हैं, तो 120 अपने आप में 100% हो गया, और 100% का 10% निकाल कर आप उसमें ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो देखिए आप परसेंट से तो 2 जीरो कैंसिल, 12 × 11 होता है 132, यानी कि सी ने कितने में खरीदी इसको 132 रुपये में खरीदी। अब ये बोल रहे हैं कि सी ने 528 रुपये का क्या किया भुगतान, तो हम कह सकते हैं कि 132 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 528 के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 528 बटे कितना हो जाएगा 132, कितने से घट रहा है देखिए 4 × 3 = 12, 120 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 528, यानी कि 4 बार कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 आ गई। तो इन्होंने क्या बोला कि ए ने कितना भुगतान किया, तो बताइए हमने ए का भुगतान कितना माना था, तो आप कहेंगे सर ए का भुगतान हमने 100 माना था। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 400। तो आंसर कितना आ गया, ए ने भुगतान किया भाई 400 रुपये का। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये बात। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई क्या दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि एक लड़की 3 रुपये में 4 चॉकलेट के हिसाब से चॉकलेट खरीदती है। लड़की की जगह लकड़ी निकल रहा था मुँह से, तो ठीक है बात समझ में आ गई। यहाँ पर लड़की है, लकड़ी तो खरीदेगी नहीं चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एक लड़की 3 रुपये में 4 चॉकलेट के हिसाब से चॉकलेट खरीदती है और 4 रुपये में 5 चॉकलेट के हिसाब से उन्हें बेचती है। वह कितने प्रतिशत हानि या लाभ प्राप्त करती है। देखिए ये क्वेश्चन क्यों परेशान करता है, जिनको भी अगर ये परेशान करता है ये क्वेश्चन, तो वो क्यों परेशान करता है उसका रीज़न समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। अगर हम आपसे बोलें कि आपने एक पेंसिल का बॉक्स खरीदा, उसमें 10 पेंसिल हैं, कितनी 10 पेंसिल हैं, और ये बॉक्स आपने 50 रुपये का खरीदा। कितने का खरीदा 50 रुपये का, और हमने बोला कि आपने 60 में बेच दिया। तो आप लाभ भी बता देंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, और लाभ प्रतिशत भी बता देंगे, क्योंकि 10 रुपये का लाभ हुआ किस पर हुआ 50 पर, तो आप इंटू कर देंगे 20% का लाभ हुआ। तो आप लाभ और लाभ परसेंट ऐसे केस में काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। समस्या कहाँ जाती है, जब हम ये 10 पेंसिल जो लाए थे 50 रुपये की, अब उसमें से हम 8 पेंसिल बेच दें, 2 हमने अपने पास रख दी, कितनी बेच दी 8 पेंसिल बेच दी 60 रुपये में, ठीक है। कितने में बेच दी, अब 8 60 में बेच दी। पहले 10 60 में बेच रहे थे, 50 की लाए थे, 50 की अभी भी लाए, लेकिन 8 बेच रहे हैं 60 में। तो अब ना आप लाभ बताएंगे ना लाभ परसेंट बता पाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि क्वांटिटी में फ़र्क आ गया, मात्राओं में अंतर आ गया। अगर मात्राओं में अंतर आ गया इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जो 2 पेंसिलें आपने अपने पास रखी हैं उनकी खुद कुछ ना कुछ कीमत होगी पहली चीज़, और 60 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो 8 पेंसिलों की कीमत आपके पास है, विक्रय मूल्य है। 2 का और निकाल लेंगे, फिर जोड़ेंगे तो आपका लाभ बढ़ जाएगा और लाभ प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। तो अब आपको इस बात समझ में आ गई कि अगर क्वांटिटी समान है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लड़की की बात करें कि लड़की क्या करती है, खरीदती कितना है, तो क्रय मूल्य की हम बात करें तो क्रय मूल्य कितना है, तो आपसे बोलेंगे खरीदती कितने रुपए में 3 रुपये में, और क्वांटिटी की बात करें यानी कि मात्रा कितनी लेती है वो, तो 3 रुपये में 4 चॉकलेट लेती है, 3 रुपये में 4 चॉकलेट लेती है। और बेचती कितना है, अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 रुपये में कितनी बेचती है 5, लेकिन मात्राएं अलग अलग है तो हम लाभ परसेंट नहीं बता पा रहे हैं या हानि परसेंट नहीं बता पा रहे हैं। तो मात्रा समान करने के लिए इस 5 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दीजिए और इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। जैसे ही आप 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो पूरे, अब भाई मात्रा को 5 गुना कर रहे हैं तो रुपए भी तो 5 गुने हो जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 15 रुपये में कितनी 20, 15 रुपये में कितनी हो गई 20, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16 रुपये में कितनी 20। अब देखिए मात्रा समान हो गई कि नहीं, 20 खरीदी थी 15 रुपये में, 20 बेची 16 रुपये में। अब क्वेश्चन इजी,
मतलब 15 रुपए में खरीदी 16 में बेची, तो लाभ कितना? तो आप कहेंगे सर लाभ तो हुआ हमें 1 रुपए का। लाभ प्रतिशत कितने का होगा? तो भाई लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्रय लाभ कितना? 1, क्रय मूल्य कितना? 15 इंटू क्या? 100। किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 बटे कितना हो गया? 3। 20 बटे 3 का मतलब होता है 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, और ये चूंकि लाभ प्रतिशत है तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप? 6 सही 2 बटे 3। तो 6 सही 2 बटे 3 ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।